राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगले टॉपिक मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मांग की लोच, ये शब्द सुनने से क्या अर्थ या क्या अभिप्राय निकल कर आता है? तो अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो आप लोगों ने इलास्टिक देखा होगा सबने। इलास्टिक पे जब बाह्य फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं, उसको खींचते हैं तो वो स्ट्रेच होता है ना, वो खिंचाव होता है उसमें। और फिर जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, वो वापस अपनी पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि मांग पर किन एक्सटर्नल फोर्सेस का प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से मांग प्रभावित होती है, यानी मांग में बढ़ोतरी या घटोतरी या यानी कि मांग में वृद्धि या फिर मांग में कमी होती है। इससे पहले हमने मांग और मांग के नियम के बारे में चर्चा की थी। तो मांग का नियम एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है या गुणात्मक कथन है जो सिंपली हमको ये बताता है कि कीमत के बढ़ने या घटने का मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मांग का नियम बताता है कि कीमत में और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। यदि कीमत बढ़ती है तो मांग घटेगी, यदि कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। लेकिन मांग की लोच हमें ये बताती है कि कीमत के बढ़ने और घटने का मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस मात्रा में प्रभाव पड़ता है ना। मान लीजिए कीमत अगर घट रही है तो मांग बढ़ेगी, लेकिन वो कितना बढ़ेगी उसकी मात्रा बताने के लिए मांग की लोच को हम स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से मांग की लोच जो है वो एक तरीके से मात्रात्मक कथन है या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट की बात करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मांग की लोच है क्या। तो मांग की लोच का मतलब आप लोगों को अभी हमने जो एक्सप्लेन किया उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि मांग की लोच हमें ये बताती है, मांग की कीमत लोच हमें ये बताती है कि कीमत के बढ़ने या घटने से मांग कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी, उसकी मात्रा को बताती है हमें मांग की कीमत लोच। तो अगर इसको हम एक समीकरण के रूप में या फॉर्मूला के रूप में दर्शाएंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम स्मॉल ई और डी से दर्शाएंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच बराबर है मांगी गई मात्रा में मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। यानी कि proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in price। ठीक है, इन दोनों के रेशियो को अगर हम दर्शाएंगे तो मांग की कीमत लोच का हम मतलब उसको हम निकाल सकते हैं, यहाँ उस तक हम पहुँच सकते हैं। इसको हम और अगर एक्सटेंड करें इस फॉर्मूला को तो मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ, डेल्टा का मतलब चेंज होता है ना, हम परिवर्तन दिखाते हैं कि मान लीजिए पहले कीमत अगर इतनी थी तो कितनी हम मांग थी, हमारी मांग कितनी थी, और अगर कीमत में कमी आ गई है तो मांग कितनी बढ़ गई है ना। तो उसको यानी Q1 और Q का डिफरेंस जो है वो डेल्टा क्यू है। क्लियर है। तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, यानी ओरिजिनली डिमांड कितनी थी पहले, उन दोनों का हम प्रपोर्शन लेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। ये कीमत की बात हम कर रहे हैं क्योंकि कीमत में भी अनुपातिक परिवर्तन हम देख रहे हैं। तो डेल्टा पी का मतलब
कीमत में परिवर्तन, पहले कितनी कीमत थी और अभी कितनी कीमत है, डिवाइडेड बाय पी, यानी आरंभिक कीमत कितनी थी, है ना, इनिशियली आपका प्राइस क्या था। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इससे हमने ये डिराइव किया। अब हम आगे एक स्टेप अहेड जाते हैं, तो क्या होगा, डेल्टा क्यू बाय क्यू, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, P बाय डेल्टा Q हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला जो हम निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो क्या डिराइव हुआ हमारा, डेल्टा Q बाय, एक तरह की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक जगह लेते हैं, डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q, और यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि यूजुअली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि मांग की कीमत लोच वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्योंकि कीमत में और मांग में किस तरह का रिलेशनशिप होता है, विपरीत, इन्वर्स, ऋणात्मक, है ना, इस वजह से यहाँ माइनस का साइन भी हमको लगाना होगा। ठीक है, माइनस, सबके आगे क्लियर। तो फाइनली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है जो डिराइव हमने किया, वो क्या निकल के आया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो डेल्टा क्यू का मतलब हो गया मांगी गई जो मात्रा है मांग की उसमें परिवर्तन, डेल्टा पी का मतलब हो गया चेंज इन प्राइस या कीमत में परिवर्तन, इनटू पी का मतलब प्रारंभिक कीमत कितनी थी चेंज से पहले, और क्यू मतलब प्रारंभिक मांग कितनी थी, यानी जो प्राइस में चेंज आया उस वजह से मांग में भी परिवर्तन आएगा ना। लेकिन यहाँ क्यू अगर हम बता रहे हैं तो इसका मतलब वो चेंज आने से पहले इनिशियली आपकी जो मांग थी वो कितनी थी उसकी वैल्यू लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल कर आएगी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में सबसे पहले हम इसकी श्रेणियों की चर्चा करेंगे कि इसके डिग्रीज क्या क्या हैं। मांग की लोच का फॉर्मूला या उसके समीकरण को देखने के बाद अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि मांग की जो लोच है उसकी श्रेणियां क्या हैं, है ना, उसके डिग्रीज। ठीक है, तो मांग की लोच की श्रेणियां मांग की लोच की श्रेणी या श्रेणियां, मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूर्ण लोचदार, पूर्ण लोचदार। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे पूर्ण बेलोचदार, पूर्ण लोचदार या फिर परफेक्ट इलास्टिक। पूर्ण बेलोचदार यानी कि परफेक्ट इन इलास्टिक। तीसरा है इकाई लोच, इकाई लोच या यूनिट इलास्टिक। अगला है सापेक्षतः लोचदार, सापेक्षतः लोचदार या रिलेटिवली इलास्टिक। और लास्ट इज सापेक्षतः बेलोचदार यानी कि रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है,
पूर्णतः लोचदार या परफेक्ट इलास्टिक जो हमारी मांग की लोच होती है, उसकी अगर हम लोच निकालेंगे तो उसका इलास्टिसिटी कितनी आएगी? इक्वल्स टू अनंत, इन्फिनिटी। क्लियर? इसको हम आंसर इसका निकाल नहीं पाएंगे हम, ठीक है। पूर्णतः बेलोच में जो इलास्टिसिटी होगी वो 0 के बराबर होगी, ठीक है। इकाई लोच की बात अगर करेंगे तो इलास्टिसिटी जब इसकी हम निकालेंगे तो वो 1 के बराबर होगी, जो आंसर आएगा वो इक्वल्स टू 1 होगा। सापेक्षता लोचदार, तो उसका जो आंसर आएगा, उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी? उसका जो आंसर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन, उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? ग्रेटर देन 1। उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा, जैसे 1.2, 1.25, 2, 2.25, ठीक है। और सापेक्षता बेलोचदार का जो हम आंसर निकालेंगे तो वो कैसा होगा? लेस देन 1, ठीक है। यानी कि 0.98, 0.75, 0.56। क्लियर है? तो इस तरीके से मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ हैं। इन पांचों श्रेणी को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण लोचदार मांग की। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पूर्ण लोचदार मांग की। पूर्ण लोचदार, पूर्ण लोचदार मांग में जो इलास्टिसिटी है वो अनंत के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली या चित्र के माध्यम से दर्शाएं तो एक्स एक्सिस पे हम मांगी गई मात्रा को और वाई एक्सिस पर हम प्राइस को दिखाएंगे। तो इसकी जो मांग की लोच होती है उसका जो डायग्राम बनता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये इसका डिमांड कर्व है। क्लियर? और इसमें इलास्टिसिटी क्या है? अनंत के बराबर है। यानी कि क्या हो रहा है इसमें, समझिए, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस ओपी ही है, लेकिन डिमांड जो है वो चेंज हो रही है, कभी Q1, कभी Q2, कभी Q3। यानी कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन फिर भी मांग जो है वो कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, ठीक है। मांग जो है अनंत रूप से बढ़ रही है। इस तरह की इलास्टिसिटी को कहा जाता है परफेक्ट इलास्टिक या पूर्ण लोचदार। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो डेल्टा पी बाय पी, यानी कि कीमत में जो अनुपातिक परिवर्तन है वो किसके बराबर है? 0 के, है ना। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो इक्वल्स टू 0 है। तो इस तरह की मांग की लोच को बोला जाता है पूर्ण लोचदार मांग। इस तरह की मांग की लोच प्रायः बाजार में नहीं पाई जाती है, काल्पनिक परिस्थिति है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन होती है पूर्ण बेलोचदार। ठीक है, पूर्ण बेलोचदार या फिर परफेक्ट इनइलास्टिक। इसमें जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल्स टू 0 होती है, यानी बिल्कुल इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं परफेक्ट इलास्टिक, एकदम स्ट्रेच हो रही है डिमांड, ठीक है। इसको अगर हम चित्र के माध्यम से दर्शाएं पूर्ण बेलोचदार मांग को, तो क्या होगा? यहाँ पे मांगी गई मात्रा और y पर हमने प्राइस को दर्शाया। क्लियर? अब इसमें क्या है कि मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, एकदम वर्टिकल सीधी खड़ी लाइन होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के समानांतर एक लंबवत रेखा होती है, ठीक है, वर्टिकल लाइन। इसमें यह दर्शा रहा है कि कीमत बढ़े या घटे, या तो ज़्यादा है या कम है, लेकिन इसका प्रभाव मांग पर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये डिमांड कर्व होगा। इस तरह के डिमांड वक्र को कहा जाता है
परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। और इसकी इलास्टिसिटी हमेशा इक्वल्स टू 0 होगी, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत बढ़े या घटे लेकिन उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कभी कभी अनिवार्य वस्तुओं के केस में ऐसा हो सकता है ना, लेकिन हमेशा एकदम रिजिडिटी रहे कि बिल्कुल चेंज नहीं हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये भी मोर और लेस थोड़ी काल्पनिक सिचुएशन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन डेल्टा क्यू बाय क्यू यानी कि मांगी गई मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन है वो किसके बराबर है, 0 के, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन जो तीसरी सिचुएशन है उसकी बात अगर हम करें तो वो है इकाई लोच या यूनिट इलास्टिक, ठीक है। इकाई लोच, इकाई लोच में इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल्स टू 1 होती है, 1 के बराबर। अगर इसी स्थिति को हम चित्र के माध्यम से समझाएं, x पर हमने मांगी गई मात्रा यानी कि मांग को दर्शाया है और y पे हमने प्राइस को दर्शाया है, ठीक है। इसमें वो कहता है अगर आपका इक्वेशन आंसर 1 तभी आएगा जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हों, है ना। या एग्जाम्पल 10/10 हो या 20/20 हो, तभी ना आंसर आपका 1 आएगा। तो इसका मतलब प्राइस में जितना चेंज आएगा उतना ही उसी अनुपात में मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन आएगा, है ना। अगर प्राइस, मान लीजिए प्राइस अगर 10% बढ़ रहा है तो मांग कितना परसेंट कम होगी, 10% ही, क्लियर है। अगर कीमत 10% घट रही है तो मांग 10% ही बढ़ेगी, ठीक है। दोनों में जो परिवर्तन की दर है वो एक बराबर अगर होगी तभी आपकी इकाई की लोच हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय क्यू की जो वैल्यू है यानी कि मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन की जो वैल्यू है वो बराबर होती है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के, यानी कि डेल्टा पी बाय पी के, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका इनिशियली ओपी प्राइस था तो मांग आपकी ओक्यू थी, ठीक है। अभी प्राइस आपका 10% कम हुआ, 10% कम हुआ तो डिमांड भी आपकी कितनी बढ़ेगी, 10% ही, ठीक है। प्राइस 10% कम हुआ तो डिमांड आपकी एग्जैक्टली 10% बढ़ जाएगी। प्राइस जो है वो -10% और डिमांड क्या है वो आपकी +10%। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में मिला दीजिए तो ये है आपकी इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इकाई के लोच, इकाई लोच या यूनिट इलास्टिक। तो ये जो 3 सिचुएशंस हैं ये प्रायः काल्पनिक सिचुएशन होती हैं या फिर अगर आएंगी भी अर्थव्यवस्था में तो एक जस्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आती हैं, बहुत छोटे समय के लिए, है ना, बहुत ही कम समय के लिए। जब मांग की लोच अनंत होगी या फिर मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होगी या फिर इकाई लोच होगी, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि 10% प्राइस बढ़ा है तो 10% ही डिमांड घटेगी, है ना, उसमें वेरी कर सकता है। मान लीजिए 10% प्राइस इंक्रीज हुआ तो हो सकता है कि डिमांड जो है वो आपकी 11% डिक्रीज हो जाए, है ना, या फिर 12% डिक्रीज हो जाए, है ना। इसका प्रभाव एग्जैक्टली उतना ही पड़े ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन अगर ये बराबर होगा तभी इकाई जो लोच है वो इकाई के बराबर होगी या यूनिट इलास्टिक होगी। तो ये 3 सिचुएशन के बारे में देखा। अब हम इसके बाद इसकी जो मांग की कीमत लोच की 2 सिचुएशन है, पहला है सापेक्षता लोचदार और दूसरा है सापेक्षता बेलोचदार, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पूर्णता लोचदार, पूर्णता बेलोचदार और इकाई लोच मांग को जानने के बाद बाकी 2 श्रेणी जो बचती हैं अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो हमारी श्रेणी है वो है सापेक्षता लोचदार।
या फिर रिलेटिवली इलास्टिक। इस सिचुएशन में जैसे कि नाम से क्लियर है, सापेक्षता लोचदार, यानी कि ये लोचशील, मतलब इलास्टिसिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव है इसका। ठीक है, इसमें जो आंसर आता है इलास्टिसिटी का वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। इलास्टिसिटी कैसी होगी इसकी? 1 से अधिक। इसको अगर हम चित्र की सहायता से समझाने का प्रयास करें तो आप देखेंगे 0 और ये Q, Y, यहाँ प्राइस, Y एक्सिस पे प्राइस, X एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका कीमत में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन आता है, ठीक है, लेकिन थोड़े सा परिवर्तन आने की वजह से मांग में कहीं ज़्यादा अगर परिवर्तन आ जाए तो उसे बोला जाता है सापेक्षता लोचदार मांग या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, मान लीजिए प्राइस OP था और डिमांड जो थी वो आपकी Q के बराबर थी। ठीक है, इसको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर ले जाएं हम और Y एक्सिस से एक स्ट्रेट लाइन इससे मिला दिया। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब प्राइस में स्लाइट चेंज आया है ना, 5% चेंज आया या 2% चेंज आया, बहुत कम चेंज। ठीक है, ये P1 हुआ, यानी कि चेंज कितना है? स्लाइट, थोड़ा सा प्राइस कम हुआ। लेकिन उस थोड़े से प्राइस कम होने की वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, मांग में जो परिवर्तन हो उसकी मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, ये हो गया Q1। तो आप चेंज देख रहे हैं, ये जो आपका चेंज आया यानी मांग में जो चेंज आया प्राइस में चेंज की वजह से वो ज़्यादा है। ठीक है, जो डिमांड बढ़ रही है वो ज़्यादा बढ़ रही है और प्राइस बहुत थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में मिला दीजिए, स्केल की हेल्प से आप इसको मिला दीजिए, तो इस तरह का हमें डिमांड कर्व निकल कर आएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके का डिमांड कर्व निकल के आएगा और इस डिमांड कर्व पे जो इलास्टिसिटी होगी या लोच होगी वो कैसी होगी? ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक होगी। ठीक है, तो अगर इसको हम दर्शाना चाहें तो आप क्या देख रहे हैं कि डेल्टा Q बाय Q, यानी कि मांगी गई मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन है वो ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो डेल्टा Q बाय Q इज़ ग्रेटर देन डेल्टा P बाय P, यानी कि प्राइस में जो अनुपातिक परिवर्तन है उसके बनिस्बत मांग में अनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, डेल्टा Q बाय Q इज़ ग्रेटर देन डेल्टा P बाय P, या हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा P बाय P यानी कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन इज़ लेस देन मांग में अनुपातिक परिवर्तन, यानी कि डेल्टा P बाय P इज़ लेस देन डेल्टा Q बाय Q। दोनों में से कोई भी बात आप लिख सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में अब इस कर्व की शेप आप देखिए, जो हमने परफेक्ट इलास्टिक डायग्राम बनाया था वो किस तरीके से बना था? एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस तरीके से, है ना, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी बन रही थी। ठीक, तो ये जो कर्व आप बना, ये जो डिमांड कर्व बना, ये उस परफेक्ट इलास्टिक के नज़दीक है ना, उसके थोड़ा सा, उसकी जो शेप है ये लगभग उसके क्लोज है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है सापेक्षतः लोचदार, यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक, तो जो हमारी जो विलासिता वाली वस्तुएं होती हैं या आरामदायक वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं की जो कीमत लोच है वो कैसी होती है? रिलेटिवली इलास्टिक, क्योंकि अगर उसके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज, जैसे AC के प्राइस में बहुत थोड़ा सा चेंज आता है ना, लेकिन उसकी डिमांड उसकी वजह से कहीं ज़्यादा
बढ़ जाती है। ठीक है, कार के प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है, कुछ गोल्ड के प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन डिमांड लोग उसकी कई ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस तरह की जो मांग होती है उसे बोला जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब इसी की अगली सिचुएशन है वो क्या है, जो इसकी 5वीं श्रेणी है, सापेक्षतः बेलोच। सापेक्षतः बेलोचदार या फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसकी जो इकाई की लोच है वो कैसी होती है, लेस देन 1। इसको अगर चित्र की सहायता से हम समझाएं तो x और y एक्सेस आप बना लीजिए, OX एंड OY। ठीक है, OX पर हम क्वांटिटी डिमांडेड शो करेंगे, OY पे हम प्राइस को दर्शाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये आपका प्राइस था पहले P, और आपकी जो मांग, जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी वो Q। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिलाना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि प्राइस में जो चेंज है वो ज़्यादा आएगा, है ना, प्राइस काफ़ी कम हुआ, मान लीजिए यहाँ तक P1, प्राइस में जो परिवर्तन की दर है वो ज़्यादा है। ठीक, लेकिन इसकी वजह से डिमांड जो है वो कंपैरेटिवली कम बढ़ती है। डिमांड जो है वो तो जो डिमांड में जो चेंज आया, डिमांड जो हमारी बढ़ी, इस कीमत में कमी की वजह से जो मांग बढ़ रही है वो आप देख पा रहे हैं कि वो कम बढ़ रही है, और कीमत में जो चेंज है वो ज़्यादा आ रहा है। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, स्केल से आप मिला लेंगे इस पॉइंट को, तो इस तरीके का कर्व निकल कर आएगा जिसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। ये डिमांड कर्व निकल के आया हमारा। तो ये जो डिमांड कर्व है इसको आप देखेंगे तो जब हमने पूर्णतः बेलोचदार डायग्राम बनाया था, जो एकदम y एक्सेस के पैरेलल बनता था, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, है ना, उसके नज़दीक इसकी शेप है, इसीलिए इसको बोला जाता है सापेक्षतः बेलोचदार, यानी कि रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो क्या हो रहा है, आपका जो डेल्टा P/P है, डेल्टा P/P यानी कीमत में अनुपातिक परिवर्तन इज ग्रेटर, वो ज़्यादा है देन मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, दैट इज डेल्टा Q/Q। या इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा Q/Q इज लेस देन डेल्टा P/P। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन हमारे सामने हैं, एक है आपकी सापेक्षता लोचदार, एक है सापेक्षता बेलोचदार। तो जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, है ना, ऐसी वस्तुएं जिनके बिना हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, अगर उसकी कीमत कम भी हो जाती है ना, या कीमत उसकी मान लीजिए बढ़ भी जाती है ना, तो भी हम उसका कंजम्पशन कम नहीं करते, क्योंकि वो अनिवार्य वस्तु है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो उन वस्तुओं को हम खरीदेंगे ही, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए या कितनी भी घट जाए। ऐसा भी नहीं होता है ना कि कीमत घट गई है तो हम बहुत ज़्यादा स्टोर करने लगेंगे, क्योंकि ज़्यादातर अनिवार्य वस्तुएं जो हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनकी हमें ज़रूरत है वो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, अगर वो हम उसको स्टोर करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो कीमत कम होने पर भी हम थोड़ा सा क्वांटिटी उसकी बढ़ा पाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अनिवार्य वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वो कैसी होती है, सापेक्षता बेलोचदार। और वहीं आपकी विलासिता वाली वस्तुएं हों या आरामदायक वस्तुएं हों, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हों, उनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, ग्रेटर देन 1, यानी कि सापेक्षता लोचदार। तो आज हमने मांग की लोच क्या होती है उसके अर्थ को जाना,
उसका फॉर्मूला देखा हमने, उसको कैसे डिराइव करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि मांग की लोच की श्रेणियाँ कौन सी हैं। तो 5 मुख्य श्रेणियाँ पढ़ी, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोच, इकाई लोच, सापेक्षता लोचदार और पूर्णतः और सापेक्षता बेलोचदार। नेक्स्ट क्लास में हम मांग की लोच को मापने की या मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।